नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज के इस मेगा पॉलिटिकल शो जिसका नाम है MH1 एक्सप्रेस। हरियाणा में विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हमारा कारवां, हमारा काफिला आ पहुंचा है नारनौल। नारनौल से विधायक हैं और मंत्री हैं OP यादव। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता का विकास कितना हुआ, विकास के कितने वादे पूरे हैं और कितने वादे अधूरे हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं OP यादव जी का। बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए तो एक्सप्रेस की सवारी करते हैं और करते हैं जनता से जुड़े हुए सवालों की बौछार। चलिए तो MH1 एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं आज मंत्री OP यादव। नारनौल से विधायक हैं। नारनौल में विकास कार्यों की पड़ताल हम कर रहे हैं और चलिए अब जो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका OP यादव जी। नारनौल की समस्याएं क्या हैं, ये जनता से जानने के बजाय सबसे पहले हम OP यादव से जानना चाहेंगे। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अभी इस वक्त नारनौल की जनता झेल रही है और ऐसा क्यों है? देखिए मैडम, हमारा क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र आता है और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से यहाँ पानी की कमी है। यहाँ की मिट्टी रेतली है, यहाँ पहाड़ हैं और इसका अभाव हमारी जनता भुगतती है। लेकिन हमारी सरकार ने इसके अंदर काफ़ी इसका समाधान किया है। हमने नहरी पानी को लाने का काम किया है। हमारी नहरों में हमारी सरकार बनने से पहले 40 साल पहले नहर बनी थी, लेकिन आज तक पानी नहीं आया था। हम हमारी नहरों में पानी लेकर आए हैं। हमारा ज़मीनी जल स्तर जो है वो ऊपर आया है और किसान को एक बड़ी राहत हमने दी है। दूसरा, इस क्षेत्र की अनदेखी दूसरी सरकारों ने की, अब से पहले जितनी भी सरकारें गई, और इस क्षेत्र को एक तरह से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके छोड़ दिया। यहाँ कोई मेडिकल सुविधा नियर बाई भी कोई नहीं सरकार ने पैदा की। हमने उसको दूर करने के लिए यहाँ एक मेडिकल कॉलेज नारनौल के अंदर जिसका काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस आने वाले दिसंबर तक उसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के सुविधा की दृष्टि से जयपुर या रोहतक या दिल्ली जाना पड़ता था। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बन जाएगा, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जी, मेडिकल की सुविधा नहीं है। पानी का जिक्र आपने किया। अगर हम अहिरवाल क्षेत्र की बात करते हैं, पानी बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। OP यादव जी, समाधान क्या है? SYL की अगर हम बात कर लेते हैं, SYL का मसला अभी तक नहीं सुलझा है, दशकों से चला आ रहा है। उम्मीद इस बार यही थी कि बहुत जल्दी सुलझ जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, मध्यस्थता हुई, केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में तमाम तरह की मीटिंग्स हुई। क्या वजह है कि SYL का जो पानी है वो अभी तक हरियाणा में आपकी सरकार नहीं ला पाई है? देखिए मैडम, ये एक तरह से दो प्रांतों का आपसी झगड़े की बात है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस हरियाणा के पक्ष में दी हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार जल्दी ही इसका समाधान करेगा और SYL में जो हरियाणा का हिस्सा है वो हरियाणा को मिलेगा। लेकिन SYL का पानी आए, उसके साथ साथ हमने जो हमारे पास उपलब्ध पानी है उस पानी का समान बंटवारा करके इस अहिरवाल क्षेत्र को पानी दिलाने का काम किया है। चाहे हमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मिला, लेकिन जो पानी हरियाणा प्रदेश में उपलब्ध है उसका हमने समान बंटवारा करके और इस अहिरवाल क्षेत्र को दिया है। इससे पहले कि जो भी सरकार आई, ये नहरें बनने के बाद से इस विषय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। SYL का मसला आप कह रहे हैं कि सुलझ जाएगा, लेकिन पंजाब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया OP यादव जी कि हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है ही नहीं,
हम हरियाणा को पानी कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ तो खुद ही नहरें सूखी पड़ी हैं, हमारे यहाँ खुद ही सिंचाई के पानी की कमी है। तो मसला कैसे सुलझेगा? अगर एक प्रदेश जो है ये कह रहा है कि उसके पास आपको देने के लिए पानी ही नहीं है, तो उम्मीद क्यों, कैसी और कब तक? देखिए, ये तो मैंने पहले कह चुका मैं कि दो प्रांतों का आपसी झगड़ा है, और दो भाइयों का जो आपसी झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष या वहाँ का कोई पंच बैठकर समझौता करवा दिया करता है। और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बेहतर पंच बनकर सामने आए हुए हैं। हमारी व्यवस्था जो संवैधानिक है उसके अनुसार वो इसको सुलझाएंगे। एम्स, एक अदद एम्स की मांग की जा रही है। एक अदद एम्स का सपना अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। ओपी यादव उसके लिए क्या मेहनत कर रहे हैं कि प्रदेश या ख़ासतौर पर अगर हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं तो लोगों को उसकी सुविधा मिल पाए, और कब तक मिल पाएगी? 1150 करोड़ रुपया बजट भी सैंक्शन किया जा चुका है और इस पर जल्दी कार्य हो जाएगा। ये एम्स बनने के बाद इस अहिरवाल क्षेत्र का, दक्षिणी हरियाणा का जो मेडिसिनल सुविधाएं नहीं थी वो और भी बेहतर हो जाएंगी और इस इलाके का इस दृष्टि से कोई कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने बात की कि बहुत जल्द एम्स की उपलब्धता हो जाएगी। एक बार हम फिर से पानी की कमी की बात कर लेते हैं। एसवाईएल की जो समस्या है, या पानी एसवाईएल की जो समस्या है वो तो है ही, नहीं मिल पा रहा है। आने वाले समय में आप देख रहे हैं गर्मियाँ शुरू हो गई है, दक्षिण हरियाणा में पहले ही पानी की कमी है, डार्क जोन इतने सारे हैं। ऐसे में जब गर्मियों की शुरुआत हो रही है ओपी यादव जी, तो पानी की उपलब्धता को कैसे आप सुनिश्चित कराएंगे? देखिए, इतना पानी हमारे पास उपलब्ध है और हमने पीछे भी गर्मियों के अंदर इस समस्या को नहीं आने दिया और अब भी नहीं आने देंगे। जहाँ तक संबंध आप बार बार कह रहे हैं कि एसवाईएल का नहीं मिल रहा, तो हमने पानी का जो उपलब्ध है उसके समान बंटवारे के साथ साथ हमने पानी की एक्स्ट्रा स्टोरेज बढ़ाने का भी काम शुरू किया है व्यापक स्तर पर। और 3 बड़े बांध, रेणुका, लखवार और ये जो उत्तराखंड में बनेंगे, उन पर एक बांध पर तो कार्य शुरू हो गया है, उसका टेंडर वगैरह हो गए हैं और उसमें बड़ा हिस्सा हरियाणा का पानी का है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे जो बड़े बांध बन जाएंगे जो यमुना के पानी को कंट्रोल करेंगे, तो उससे आने वाले समय में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा पानी और स्टोरेज कर सकेंगे। और इस तरह के प्रयास हरियाणा सरकार कर रही है। आपने पानी के समान बंटवारे की बात की। विपक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो असमान विकास की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है। विपक्ष से जुड़े कई नेता, कांग्रेस के कई विधायक ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जो मनोहर सरकार है, कांग्रेस के या विपक्ष के जो विधायक हैं उनकी आवाज़ को दबाती है, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देती है। मुख्यमंत्री साहब मिलते ज़रूर हैं, आश्वासन देते ज़रूर हैं, काम नहीं होता है। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, पहली सरकारों में ये होता था कि उन्होंने, उनकी कार्यशैली थी कि क्षेत्रवाद, इलाकावाद, जातिवाद और इस प्रकार से वो कार्य करते थे, चाहे कोई भी सरकार रही आज तक। पहली सरकार आई है मनोहर लाल की, इन्होंने समान विकास, हर हरियाणवी को एक समान दृष्टि से देखते हुए, हर क्षेत्र को, हर ज़िले को एक समान दृष्टि से देखते हुए हर ज़िले का विकास करने का कार्य किया है। हर ज़िले में समान विकास कार्य चला रखे हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका कि हमारे इस क्षेत्र के साथ बड़ा भारी भेदभाव रहा है, जो भी सरकारें आई, और इसको एक तरह से बैकवर्ड घोषित करके रख दिया था। ये पहली सरकार है जिसने आम जनता की ज़रूरत के सभी कार्यों को पूरा करने का काम किया है। बढ़िया बात आपने कही कि समान विकास हो रहा है और पूरी एकजुटता के साथ काम हो रहा है। अगर बात एकजुटता की हो रही है, अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी एकजुट है। कुछ मनमुटाव की खबरें जिस तरीके से सामने आई, या जब भूपेंद्र यादव जी का दौरा हुआ उसके बाद से कुछ ऐसी खबरें आई कि अहिरवाल बीजेपी में तो कमोबेश सब कुछ ठीक नहीं है। ओपी यादव ये मानते हैं कि अहिरवाल बीजेपी में सब कुछ ठीक है।
ये तो हमेशा एक राजनीति हो, चाहे नहीं, कोई झिझक भी रहे क्षेत्र हैं। हो। ओपी यादव झिझक रहे मैं हैं झिझक कुछ नहीं रहा, कहने में। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, जी। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर जगह कंपटीशन होता है। जी। और मैं कहता हूँ कि कंपटीशन की जहाँ बात होती है वो एक बहुत स्वस्थ परंपरा है और उसके अंदर कोई न कोई सुधार आता है और इस तरह की ये बात है। मैं इसको बुरा ओपी नहीं यादव का मानता। कॉम्पिटिटर कौन है, किसको अपना प्रतिद्वंदी ओपी यादव मानते हैं, और अगर मानते हैं तो क्यों, और क्या उनको साथ लेने की कवायद चल रही है, साथ आएंगे? अपना कॉम्पिटिटर कांग्रेस पार्टी को मानते हैं, जी। हम अपना कॉम्पिटिटर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मानते जी, जिनके साथ पार्टी में रहकर ही मनभेद है उनका कोई जिक्र नहीं। हैं। पार्टी में रहकर ऐसा कोई मनभेद अहिरवाल हमें बेल्ट में। हमें नज़र नहीं आता, सब एकजुट हैं। जी। और जिन प्रतिद्वंदियों की आप बात कर रहे हैं। मैं विपक्षी पार्टियों की जी। वो हम उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं। जी। तो उनसे भारतीय- निपटने की क्या रणनीति, उनसे निपटने की रणनीति क्या होती है ओपी यादव की? उनसे निपटने की एक ही रणनीति है कि हमारा उद्देश्य है कि हम सेवा भाव को लेकर आम आदमी को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। सरपंचों को अपनी तरफ नहीं कर पा रहे हैं, सरपंच विरोध कर रहे हैं टेंडरिंग का, कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं सरपंचों को? देखिए हम सरपंचों को कन्विंस कर रहे हैं और हरियाणा प्रदेश में 6600 पंचायतों में से 5300 सरपंचों ने अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया है और अपना बजट यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। दक्षिण हरियाणा के युवाओं को रोजगार की उपलब्धता के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? रोजगार की यदि बात करें, नौकरियों की बात करें, तो जितनी दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को, इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिली है हमारी सरकार में, इतनी इससे पहले कभी नहीं मिली। और उसका एक ही मंत्र रहा कि हमने निष्पक्ष भाव से मेरिट के ऊपर सिलेक्शन किए और कोई खर्ची और पर्ची नहीं चलने दी। विपक्ष कह रहा है खर्ची और पर्ची भले ना चल रही और अटैची चल रही है अब तो। कोई ये जो इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, प्रजातंत्र है, सबको बोलने की छूट है, लेकिन उसका विपक्षी नेताओं को चाहे कहने दो, लेकिन जनता जो है वो उसका जवाब देगी और जनता को पता है। और मैं हमारे क्षेत्र की बात क्या, सारे प्रदेश की बात दावे से कह सकता हूँ कि जितनी नौकरियाँ हमारे क्षेत्र में मिली इस राज्य में, इतनी इससे पहले कभी नहीं मिली और कारण उसका केवल ये रहा कि हमने मेरिट के ऊपर सिलेक्शन किया। ओल्ड पेंशन का मसला भी कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है और कह रही है कि ओल्ड पेंशन से इतने कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, सरकार को उनकी सुध नहीं है, सरकार अड़ी हुई है। क्या कहना चाहते हैं? ओल्ड पेंशन को बंद करने का और ये नई पद्धति से पेंशनें देने का प्रस्ताव और कार्यक्रम सबसे पहले 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे वो लेकर आए थे और सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों ने इसको स्वीकार किया था। सभी ने अपने अपने सरकारों के अंदर प्रांतों में इसको पास किया। हरियाणा प्रदेश में भी श्रीमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसको स्वीकार किया और एक अच्छी पॉलिसी मानकर और बताकर। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमसे तो जी गलती हो गई, हमने तो जो गलती करनी थी कर दी थी, अब आप सुधार लीजिए उस गलती को। ये जो है कोई गलती नहीं है और ये बहुत सोच समझकर अर्थशास्त्रियों के हिसाब से ये कार्य किया गया था और आज भी ये देश के हित में इस नई पद्धति से पेंशन देना है, पुरानी पद्धति को बंद करना देश के हित में है। ये वो लोग भी जानते हैं, लेकिन उनको राज लेने के लिए धूर्तता करने का प्रयास है कि गलती होगी, ये सब एक गलत बात है।
अफसरशाही की बात कर लेते हैं ओपी यादव जी। बीजेपी के भी कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, उनका एक रोना है, उनका एक कहना है कि अफसरशाही कई बार बड़ी हावी हो जाती है, सत्ता पर भी हावी हो जाती है। सरकार की तरफ से कहा कुछ जाता है, धरातल पर जो अफसर है वो मानते नहीं है। ओपी यादव की यहाँ के अफसर मानते हैं। देखिए, ये तो आ, विधायिका और कार्यकारिणी, तो कार्य अधिकारियों को करना है, हमें नियम बनाने, कानून बनाने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो कह रहे हो इस तरह से है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। खैर, विपक्ष तो कह ही रहा है, लेकिन आपकी पार्टी से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अफसरों की मनमानी कई बार जो है विकास कार्यों में आड़े आ जाती है, सुनते नहीं है। ऐसे अफसरों का क्या इलाज है? ऐसा कोई ध्यान में आएगा तो उसका इलाज करेंगे, इलाज है उनका, क्यों नहीं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इन तमाम यात्राओं को आप देख रहे हैं ओपी यादव जी। प्रभाव भी क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि जिस तरह का जन समर्थन हमें इन यात्राओं से मिल रहा है, ख़ास तौर पर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा में बीजेपी भयभीत है। मानते हैं इस बात को? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भलाई के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, सबके समान विकास के काम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, और जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करती है। जहाँ तक संबंध है विपक्ष का, विपक्ष तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात करता है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां? मुझे लगता है कि इस बार लोकसभा के अंदर पिछली बार से भी ज़्यादा भारी बहुमत के साथ पार्लियामेंट हम जीतेंगे, और हमारी सीटें पार्लियामेंट में बढ़ेंगी। आप निकाय चुनाव की ज़रा बात कर लेते हैं, या जो छोटे चुनाव हैं, छोटे स्तर के चुनाव हैं, बीजेपी के लिए बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे। कई जगहों पर तो ये देखने को मिला कि मंत्री और विधायक प्रचार करते रह गए, बीजेपी के प्रत्याशी हार गए। लोगों का ये कहना है या विपक्ष का ये कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का छोटा सा फैक्टर है, एक तरीके का अलार्म है कि बीजेपी चेत जाए, और अगर बीजेपी सही समय पर नहीं चेतती है तो हार का मुँह देखेगी। क्या लगता है आपको? ये पंचायत का चुनाव हो तो अलग मुद्दे होते हैं, नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव हो तो अलग मुद्दे होते हैं, और विधायक का चुनाव हो, असेंबली का, तो उसमें अलग मुद्दे होते हैं, और पार्लियामेंट के चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। तो हम छोटी बातों में ना जाकर हमें केवल पार्लियामेंट और असेंबली को देखना चाहिए, जिसको लोग देख करके निष्कर्ष निकालते हैं। और पार्लियामेंट का हम पिछली 2019 से भी अधिक मेजॉरिटी लेकर पार्लियामेंट में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचेंगे, और देश की पूरी आस्था आदरणीय मोदी जी के कामों में, मोदी जी में विश्वास है, देश की आस्था है, और अधिक सीटें आएंगी। उसके बाद असेंबली का जो चुनाव है, आज के दिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इस बार पूरे बहुमत से बढ़ेगी। ओपी यादव जी, विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का वक्त बचा है। आपने अपने तमाम विकास कार्यों को गिनवाया है और कह रहे हैं कि जनता के बीच आपकी मौजूदगी भी है, जनता के लिए आप काम करना चाहते हैं, पानी लाना, एम्स की बात करना, चिकित्सा की बात करना, शिक्षा की बात करना। कोई ऐसा काम है जो आपके प्रयासरत रहते हुए भी नहीं हो पाया और उसका दुख ओपी यादव को है, जो आप जनता के लिए नहीं करवा पाए अभी तक? देखिए, विकास के काम तो एक निरंतर प्रक्रिया है, और एक के बाद एक तरह का विकास चाहिए, तो ये तो रोज़ रोज़ मांगें बढ़ती रहती हैं, और हम निरंतर उसका प्रयास करते रहेंगे। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि हम जो चाहते हैं वो कार्य नहीं करवा पा रहे।
अहिरवाल रेजिमेंट का भी एक बड़ा मामला है। अहिरवाल रेजिमेंट की स्थापना अहिरवाल गढ़ के लोग या क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, जो जन भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। ओपी यादव जी, इसको लेकर कभी बातचीत हुई, कभी आपने भी कहा, आपने भी सोचा कि भाई एक अहिरवाल रेजिमेंट होना चाहिए जो इस इलाके के लोगों की खास तौर पर मांग है, उसको लेकर कभी कोई विचार विमर्श, कोई बातचीत हुई आपकी? हमने हरियाणा प्रदेश के विधायकों से अहिर रेजिमेंट के समर्थन में प्रस्ताव करके और केंद्र को भिजवाया है, और जगह जगह पर जहाँ कहीं इस प्रकार का मौका मिलता है हम इस बात की मांग करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अहिर रेजिमेंट सरकार को बढ़ा देनी चाहिए। 1857 से लेकर और आज तक कोई युद्ध, कोई घटना अहिरवाल के क्षेत्र के जो लोग जवान रहे हैं उनसे अछूती नहीं रही। यहाँ के बच्चे जो फौज में, यहाँ के जवान जो फौज के अंदर रहे हैं, समय समय पर जहाँ भी उनको मौका मिला है उन्होंने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन, अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और उनको आगे भी प्रेरित रखने के लिए उनके सम्मान में अहिर रेजिमेंट बना देनी चाहिए। अहिर रेजिमेंट अंग्रेज़ों ने इसलिए तोड़ी थी, इसलिए नहीं बढ़ाई थी कि विशेषकर अहिर बिरादरी ने अंग्रेज़ों का कभी साथ नहीं दिया। उनके 150-200 साल के राज में अहिर कहीं भी था, चाहे पुलिस में था, चाहे मिलिट्री में था, चाहे जमींदारा कर रहा था, पूरे देश के अहिरों ने अंग्रेज़ का कहीं भी साथ नहीं दिया। और उसकी सज़ा अंग्रेज़ों ने अहिर रेजिमेंट ना बढ़ाने का फैसला करके इस बिरादरी को दी थी। आज आज़ाद हिंदुस्तान में हमारी पार्लियामेंट को इसकी मंजूरी दे देनी चाहिए, ताकि जिस गर्व और गौरव के साथ इस बिरादरी के लोगों ने जो शहादतें दी है उनको सम्मान मिल सके और वो आगे और ज़्यादा प्रेरित हो सके। मेरा आखिरी सवाल है ओपी यादव जी, अपने किन कामों को लेकर जनता के बीच आप आने वाले चुनाव में जाएंगे और जनता आप पर विश्वास दोबारा फिर क्यों करेगी? मैंने बताया कि हमने हमारे क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे नौकरियां नौजवानों को दिलाने का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमने बेहतर अपने क्षेत्र में किया है और इनको लेकर के हम आने वाले चुनाव में 2024 में लोगों के बीच में जाएंगे। हमने चाहे किसान की किसानी का क्षेत्र हो, जब जब भी किसान पर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो हमने अपने लोगों को मुआवजा दिलवाया है किसान को, और इस बार भी काफ़ी नुकसान प्राकृतिक तौर पे हुआ है तो हम किसान के साथ खड़े हैं। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार किसान के साथ खड़ी नज़र आ रही है और किसानों को कंपनसेशन उनका जो उचित बनेगा वो देने का काम करेंगे। तो हम अपने इन कामों को लेकर, चहुमुखी विकास की बातों को लेकर जनता के बीच हो जाएंगे। तो ये है नारनौल से विधायक और कैबिनेट मंत्री ओपी यादव, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। वकालत अहिर रेजिमेंट की भी कर रहे हैं, वकालत एम्स की भी कर रहे हैं, वकालत शिक्षा, पानी, बिजली के मुद्दों की भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में महज कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इन वकालत का असर सरकार पर कितना पड़ेगा और सरकार की तरफ से मंजूरी कितनी जल्दी मिल पाती है और ओपी यादव के ये प्रस्ताव जनता तक कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। ये MH न्यूज़ की मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इलाके की, हमारे प्रदेश की
सभी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और हमारी सरकार क्या कर रही है इसके बारे में भी आपने जानकारी ली। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।